वेलकम स्टूडेंट्स वंस अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्लास 10th बायोलॉजी इसमें ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, फोटोसिंथेसिस, मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस इन द प्रीवियस वीडियोज। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर अभी तक आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो पिछले वीडियोस को आप लोग पूरा देख लीजिए, ताकि आपको प्लांट्स में किस प्रकार से न्यूट्रिशन की प्रोसेस होती है वो आप समझ सकें। पिछले वीडियो में हमने लाइफ प्रोसेस 3 उसमें हमने फोटोसिंथेसिस के बारे में पूरा डिटेल्ड मैकेनिज्म क्या होता है वो आपको बताया था। लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन, कैल्विन बेंसन साइकिल, C3 साइकिल, ये सब हमने पिछले वीडियो में बताया हुआ है। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा, आप वहां से जा कर के आसानी से वीडियो प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी चीज़, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो स्किप करके मत देखिएगा। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इम्पॉर्टेंट टॉपिक को पूरा समझने के लिए ये आवश्यक है कि आप वीडियो को पूरा देखें। कोशिश करूँगा जितना कम से कम समय में आपको अधिक से अधिक चीज़ें बता सकूँ उतना मैं प्रयास करूँगा। फिर भी आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ डू नॉट स्किप द वीडियो, वॉच फुल वीडियो सो दैट यू कैन गेट द कंप्लीट नॉलेज अबाउट द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, हमने पहले ही आपको बताया कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो है कि मनुष्य में एक विशेष सिस्टम होता है जिसमें भोजन के पाचन की प्रक्रिया होती है। ठीक है, तो वो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, कितने पार्ट्स हैं, वो चलिए हम देखते हैं। तो होल ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। उसमें पहला आता है एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा पार्ट आता है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कैन बी divided into 2 parts, alimentary canal and digestive glands. In this video we will discuss about the alimentary canal. So let us see the various parts of the alimentary canal. Human alimentary canal is approximately 9 meter long tube like structure flattened from mouth to anus. यानी जो मनुष्य का आहार नाल, एलिमेंट्री कैनाल यानी आहार नाल, मनुष्य का आहार नाल लगभग 9 मीटर लंबी नलिका के रूप में होता है, जो मुख से प्रारंभ होकर गूदा तक फैला होता है। तो लेंथ कितनी होती है? मीजर्स अप्रॉक्स 9 मीटर। कितना? 9 मीटर। तो मनुष्य की एलिमेंट्री कैनाल लगभग 9 मीटर लंबी नलिका के रूप में होती है। अप्रॉक्सीमेटली 9 मीटर लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर फ्लैटेंड फ्रॉम माउथ टू एनस। द वेरियस पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल आर माउथ, फर्स्ट पार्ट माउथ एंड बक्कल कैविटी, ये सबसे पहला पार्ट होता है। सेकंड पार्ट इज pharynx. थर्ड पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल इज esophagus. फोर्थ पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल इज stomach. फिफ्थ पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल इज स्मॉल intestine. Sixth part is large intestine and seventh part is rectum and last part of elementary canal is anus. तो various parts of elementary canal. First part of elementary canal is mouth and buccal cavity. Second part is pharynx. Third part esophagus. Fourth part stomach. Fifth part small intestine.
6th part large intestine, rectum and anus. So these are the major parts, or you can say major organs which comprise together and forms the human digestive system. तो यहाँ पर हमने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का एक रफ फिगर आपको बनाया हुआ है। उसी में हम देखते हैं कि ये कौन कौन से पार्ट कहाँ पे हैं। तो यहाँ पे आप लोग ये देखिए, ये क्या है, माउथ को शो कर रहा है। क्या है, माउथ है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर पीछे देखेंगे तो खाली स्थान दिखाई पड़ रहा है, मुख के भीतर का जो स्थान होता है जिसमें जीभ और आपके टीथ होते हैं, टंग एंड टीथ आर प्रेजेंट इन द कैविटी, दैट कैविटी इज नोन एज बक्कल कैविटी। जिसमें जीभ और दांत उपस्थित होते हैं, मुंह के भीतर का स्थान वह क्या होता है, बक्कल कैविटी होता है। और बक्कल कैविटी जब पीछे की तरफ, कभी शीशे में आप मुंह खोल के देखें तो पीछे की तरफ आपको कीप के जैसी आकृति दिखाई देती है, उसी को क्या कहा जाता है, फायरिंग्स कहा जाता है। फायरिंग्स यानी ग्रास नली, ठीक है। उसके बाद ये आपको एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है। ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, ईसोफेगस कहलाता है। इसके बाद ये स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, स्टमक होता है, ठीक है। हम सभी पार्ट्स के बारे में अलग अलग डिस्कशन अभी करेंगे। फिलहाल आप फिगर में देख लीजिए कि कहाँ पे कौन सा पार्ट होता है। तो आपका मुख हो गया, मुख के भीतर की कैविटी बक्कल कैविटी हो गई। बक्कल कैविटी के पीछे का भाग जो कीप के जैसा होता है वह क्या होता है, आपका फायरिंग्स हो गया। और फायरिंग्स से फिर एक नलिका लगी होती है, उस नलिका को क्या कहा जाता है, ईसोफेगस कहा जाता है। वो नलिका स्टमक के साथ जुड़ी होती है। स्टमक जो होता है वह भोजन को स्टोर करने और उसको पचाने का काम करता है। ये एक बड़ा ऑर्गन होता है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में, इसके बारे में हम बाद में अभी डिस्कस करते हैं। उसके बाद स्टमक से ये आपको एक आकृति दिख रही है जो अंग्रेजी के सी के जैसी है, इसको कहा जाता है डुओडेनम, यानी ग्रहणी कहा जाता है, ठीक है। और इसी के साथ ये आपका ये स्ट्रक्चर जो दिख रहा है बड़ा सा, जिसका डायमीटर अधिक है, वो आपका लार्ज इंटेस्टाइन होता है। और इसी के भीतर आपका क्वाइल्ड स्ट्रक्चर में स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, ठीक है। इसी के साथ ये आपका लीवर उपस्थित होता है, जो क्या है, डाइजेस्टिव ग्लैंड होता है, सॉरी गॉल ब्लैडर, ठीक है। और ये आपका क्या है, लीवर है, ठीक है। और इसी ग्रहणी के साथ एक पत्ती के जैसी संरचना लगी होती है, उसको क्या कहा जाता है, पैनक्रियाज कहा जाता है। तो पैनक्रियाज एंड लीवर, दीज आर दी टू इम्पॉर्टेंट डाइजेस्टिव ग्लैंड्स विच आर प्रेजेंट इन द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट्स फ्रॉम द माउथ एंड इनसाइड द एनस, ठीक है। तो ये टोटल स्ट्रक्चर होता है। आगे पूरा फिगर नहीं आ रहा है, हम आपको पूरा फिगर दिखा रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो ये पूरा एलिमेंट्री कैनाल का फिगर है। प्रीवियस फिगर जो आपने देखा उसमें पूरा नहीं आ रहा था, अभी ये पूरा आपको फिगर दिखाई पड़ रहा है एलिमेंट्री कैनाल का। ये पूरा लगभग 9 मीटर लंबा होता है, इट मेजर्स अप्रॉक्सीमेटली 9 मीटर लॉन्ग। तो हमने बाकी पार्ट्स बता दिए थे। ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है यहाँ पे देखिए, ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन। और इसी के भीतर जो होता है, जो कैविटी होती है, उसी में आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है वो अरेंज्ड होती है इन ए क्वाइल्ड मैनर। इसके बाद ये आपको एक थैली नुमा स्ट्रक्चर दिख रहा है। इस थैली नुमा स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, रेक्टम कहा जाता है। और उसी से लगा हुआ आपका एनस होता है, ठीक है। तो दिस इज होल अबाउट द डाइजेस्टिव सिस्टम। ध्यान दीजिए, डाइजेस्टिव सिस्टम इज डिवाइडेड बाय ए मस्कुलर डायाफ्राम। तो whole digestive system is present in the abdominal cavity, and rest the upper part of the abdominal cavity, which is divided by the diaphragm, is known as thoracic cavity, in which our lungs and heart is present, ठीक है। तो मनुष्य में जो बॉडी कैविटी होती है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। एक अपर पार्ट जो होता है यहाँ से ऊपर का भाग, जिसमें हमारा फेफड़ा और हमारा हार्ट होता है, वह थोरैसिक कैविटी कहलाता है। और उसके नीचे का भाग जो होता है वो क्या कहलाता है, एब्डोमिनल कैविटी कहलाता है। तो एब्डोमिनल कैविटी में ही हमारे सभी
डाइजेस्टिव सिस्टम के जो इम्पॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं वो सभी इसमें उपस्थित होते हैं। ठीक है, ये फिगर आप लोग अच्छे से ड्रा कर लीजिएगा पॉज करके आराम से। ठीक है, क्योंकि बायो में फिगर बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, बिना फिगर के आप बायो को अच्छे तरीके से नहीं जान सकते हैं। यहाँ पे आपको लार्ज इंटेस्टाइन से जुड़ा हुआ एक स्ट्रक्चर दिखाई पड़ रहा है। इस स्ट्रक्चर को कहा जाता है अपेंडिक्स। क्या कहते हैं? अपेंडिक्स कहा जाता है। अपेंडिक्स क्या होता है? इट इज ए वेस्टिजियल आर्गन। क्या होता है? एक वेस्टिजियल आर्गन होता है, अवशेषी अंग होता है, जिसका अभी हमारे शरीर में कोई काम नहीं है। तो कभी कभी क्या होता है, बिकॉज ऑफ द सम इन्फेक्शन द अपेंडिक्स गेट्स स्वॉलन एंड दैट कंडीशन इज नोन एज अपेंडिसाइटिस। उसको अपेंडिसाइटिस कहा जाता है। एंड फॉर द ट्रीटमेंट बाय द प्रोसेस ऑफ ऑपरेशन it is removed, and so that रिमूव कर दिया जाता है, जिससे क्या होता है कि पेशेंट को फिर राहत हो जाती है। ठीक है, लीवर सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, उसके बाद पैनक्रियाज होता है। ये दोनों क्या है? डाइजेस्टिव ग्लैंड होते हैं। ठीक है, अभी हमने सभी पार्ट्स आपको बता दिए ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के। एक बार फिर से देख लीजिए। माउथ एंड बक्कल कैविटी, उसके बाद फेरिंग्स, फिर ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस। दीज आर द इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, माउथ आपको फिगर में यहाँ पर दर्शाया गया है, देख ही रहे हैं। ये पीछे जो खाली स्थान मुख के भीतर का होता है उसी को क्या कहा जाता है? बक्कल कैविटी कहा जाता है। इन विच टंग एंड टीथ आर प्रेजेंट। Behind the buccal cavity, a key-like structure is present, which is known as pharynx. Pharynx is connected with a long tube known as esophagus. This esophagus is connected with the stomach. Stomach is connected with duodenum. Duodenum forms the small intestine, and the small intestine is covered by large intestine. Large intestine further have a sac-like structure which is known as rectum, in which the undigested food is stored, and anus, which is the lower opening of the alimentary canal. ठीक है, one vestigial organ is also present in our digestive system known as appendix, which is non-functional at present time. Previously it was functional when we have the capacity to digest the cellulose. तो सेलुलोज को जब पचाने की क्षमता हमें थी तो उस समय क्या होता था? अपेंडिक्स फंक्शनल था। अभी अपेंडिक्स फंक्शनल नहीं है। ठीक है, तो अब इसके बाद हम जो ये आपको पार्ट बताए हैं इसको अलग अलग देख लेते हैं कि क्या है। ठीक है, अब एक एक पार्ट को हम अलग अलग देखते हैं। फिगर आप लोग ड्रा कर लीजिएगा, हमने पहले ही आपको बता दिया है। ठीक है, अभी एक एक पार्ट को अलग अलग देखते हैं कि कैसे क्या उनका फंक्शन है और उनका क्या स्ट्रक्चर है। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में हम क्या पढ़ रहे हैं? एलिमेंट्री कैनाल पढ़ रहे हैं। एलिमेंट्री कैनाल में हमने पहले ही बता दिया कि इट इज ए अप्रॉक्सीमेटली 9 मीटर लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। तो सबसे पहला पार्ट जो होता है एलिमेंट्री कैनाल का, इट इज नोन एज माउथ। माउथ एंड बक्कल कैविटी। ठीक है, तो माउथ क्या है? हम कट तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम एलिमेंट्री कैनाल हमने बताया पहले ही। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स. We'll discuss later about the digestive gland. First we'll discuss about the alimentary canal. The first part of alimentary canal is mouth and buccal cavity. तो माउथ क्या है? माउथ इज द एंटीरियर ओपनिंग ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, यानी एलिमेंट्री कैनाल का जो ऊपरी छोर होता है जो वायुमंडल में बाहर की तरफ खुलता है उसी को क्या कहा जाता है? माउथ कहा जाता है. एंड इनसाइड द माउथ a cavity is present. That cavity is known as mouth cavity or buccal cavity. This cavity contains 2 important organs, tongue and teeth. तो बक्कल कैविटी में
दो इंपॉर्टेंट आर्गन होते हैं, एक टंग होता है, दूसरा टीथ होता है। अब टंग क्या है? इट इज ए मस्कुलर आर्गन। टंग कैसी होती है? टंग इज ए मस्कुलर आर्गन विच हेल्प्स इन द च्यूइंग ऑफ द फूड। ये क्या करता है? भोजन को चबाने में सहायता करता है। एंड इट कंटेन्स टेस्ट बड्स, स्वाद कलिकाएं। तो स्वाद भोजन का कैसा है, इसकी अनुभूति किसके द्वारा होती है? टंग के द्वारा होती है। आल्सो टंग हेल्प्स इन द स्पीकिंग, या क्या करती है? बोलने में भी सहायता करती है। इसके बाद आता है सेकंड इंपॉर्टेंट आर्गन जो बक्कल कैविटी में प्रेजेंट होता है, वो होता है टीथ। ठीक है, तो ह्यूमंस आर डाइफोडोंट। कैसे होते हैं? डाइफोडोंट होते हैं, थीकोडोंट एंड हेट्रोडोंट। ह्यूमन कैसे होते हैं? डाइफोडोंट होते हैं, यानी टीथ एराइजेस 2 टाइम्स इन द लाइफ टाइम। जीवन में 2 बार दांत निकलता है। फर्स्ट टाइम जो दांत निकलता है उसको कहा जाता है मिल्क टीथ। क्या कहते हैं? मिल्क टीथ। इसकी संख्या कितनी होती है? 20। ठीक है, और सेकंड टाइम जो टीथ निकलता है उसको कहते हैं परमानेंट टीथ। और परमानेंट टीथ की संख्या कितनी होती है? 32 होती है। ठीक है, तो इन ह्यूमंस टीथ एराइजेस 2 टाइम्स इन द लाइफ टाइम। फर्स्ट टाइम is known as milk teeth. The number of milk teeth are 20, and second time permanent teeth, number of permanent teeth are 32. ठीक है, तो 2 बार निकलते हैं। इसके बाद थीकोडोंट मीन्स teeth are arranged in the jaws in socket like gums, यानी सॉकेट के जैसे मसूड़ों में दांत जो होते हैं वो हमारे जबड़ों में बंधे रहते हैं, तो इसलिए क्या कहा जाता है? थीकोडोंट कहा जाता है। और उसके बाद तीसरा क्या है? हेट्रोडोंट मीन्स विषमदंती। इन ह्यूमन बींग्स 4 टाइप्स ऑफ टीथ्स आर प्रेजेंट। कितने प्रकार के? 4 टाइप्स ऑफ टीथ्स। कौन कौन से हैं वो जान लीजिए। सबसे पहला होता है आपका कैनाइन। सेकंड जो होता है वो होता है इंसीजर। थर्ड जो होता है वो है आपका प्रीमोलर। और फोर्थ जो होता है वो होता है मोलर। ठीक है, तो ये 4 प्रकार के टीथ पाए जाते हैं। कैनाइन सबसे आगे वाले जो दांत होते हैं उन्हीं को क्या कहा जाता है? कैनाइन कहा जाता है। उसके बगल वाले जो दांत होते हैं जो थोड़े से नुकीले होते हैं उनको क्या कहा जाता है? इंसीजर कहा जाता है। उनके बगल के जो दांत होते हैं वो क्या कहलाते हैं? आपके प्रीमोलर कहलाते हैं। और जबड़े में सबसे लास्ट पीछे की तरफ जो दांत होते हैं उनको क्या कहा जाता है? मोलर कहा जाता है। तो ये 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। डेंटल फार्मूला आप लोग जान लीजिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग नोट भी कर लेंगे कि डेंटल फार्मूला, ठीक है, अक्सर पूछा जाता रहता है, कंपटीशन में भी पूछा जाता है और बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो डेंटल फार्मूला फॉर मिल्क टीथ सबसे पहले हम देखते हैं। तो मिल्क टीथ के लिए क्या होता है? 21/20/21/20। ठीक है, ये इंसीजर है, ये कैनाइन है, ये प्रीमोलर है और ये मोलर है। ठीक है, सॉरी हमने उल्टा लिख दिया। यहाँ पे इंसीजर, आगे वाले दांत आपका इंसीजर है और उसके बगल वाला क्या है? आपका कैनाइन है। ठीक है, तो इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। ठीक है, तो इंसीजर की संख्या ऊपरी जबड़े, ये ऊपरी जबड़े को प्रेजेंट करता है और नीचे की संख्या निचले जबड़े को प्रेजेंट करती है, और जबड़े के आधे भाग को। ठीक है, तो ऊपरी जबड़े के आधे भाग में इंसीजर 2 होता है, कैनाइन 1 होता है और प्रीमोलर 2 होता है, जबकि मोलर मिल्क टीथ में एब्सेंट होते हैं।
ठीक है। तो टोटल 5 हो गया ऊपरी जबड़े में, तो 5 गुणे 2 बटे 5 गुणे 2 यानी 10 बटे 10, टोटल कितने हो गए 20 हो गए, ठीक है। निचले जबड़े में भी ठीक उसी प्रकार से होता है, 2 इंसीजर 1 कैनाइन, 2 प्रीमोलर और मोलर नहीं होते हैं। तो जब निचले वाले जबड़े के आधे पार्ट में 5 टीथ्स हुए तो दोनों पार्ट को मिला करके 10 टीथ्स हो जाएंगे, ऊपर 10 और नीचे 10, कुल मिला करके 20 टीथ्स हो गए। तो 20 दांत जो होते हैं वो मिल्क टीथ में होते हैं। परमानेंट टीथ का आप देख लें, परमानेंट टीथ, इसका डेंटल फार्मूला जो होता है 21-23/21-23 होता है, ठीक है। 21-23/21-23। यहाँ पे ऊपरी जबड़े के हाफ पोर्शन में जो टीथ की संख्या है, इंसीजर 2, कैनाइन 1, प्रीमोलर 2 और मोलर 3, ठीक है। और ठीक वही निचले वाले जबड़े में भी इंसीजर 2, कैनाइन 1, प्रीमोलर 2 और मोलर 3, कुल मिलाकर के कितने हो गए 8 आधे भाग में। तो ये क्या हो गया 16/16 यानी टोटल टीथ्स कितने हो गए 32 हो गए, ठीक है। तो परमानेंट टीथ्स की संख्या कितनी होती है 32 होती है, ठीक है। कितनी होती है 32, और मिल्क टीथ की संख्या कितनी होती है 20 होती है, 10/10, ठीक है। तो इनके काम जान लीजिए। इंसीजर क्या करता है, इट हेल्प्स इन द कटिंग ऑफ द फूड। कैनाइन इट हेल्प्स टू ruin the food. Premolar it helps in dividing the food into smaller particles, and molar it helps in the chewing of the food so that it gets into break down into smaller pieces, and which helps to ingest the food, ठीक है, भोजन को ग्रहण करने में सहायता करता है। तो ये हो गया बक्कल कैविटी और टीथ के बारे में। इसके बाद सेकंड पोर्शन हम देखते हैं। सेकंड पार्ट जो होता है वो होता है फेरिंग्स, ठीक है। तो सेकंड पार्ट फेरिंग्स होता है। फेरिंग्स को हिंदी में ग्रसनी कहा जाता है। तो ग्रसनी क्या होता है, इट इज ए कीप लाइक स्ट्रक्चर। कैसा होता है, कीप लाइक स्ट्रक्चर विच कनेक्ट्स द बक्कल कैविटी विद द ईसोफेगस। तो इसका काम क्या होता है, ये बक्कल कैविटी को ईसोफेगस से कनेक्ट करने का काम करता है। फेरिंग्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पोर्शंस। पहला होता है नोसोफेरिंग्स। फेरिंग्स के 3 भाग होते हैं। एक होता है नोसोफेरिंग्स, उसके बाद दूसरा पार्ट होता है ओरोफेरिंग्स, और तीसरा पार्ट फेरिंग का होता है लैरिंगोफेरिंग्स, ठीक है। तो इन ह्यूमन बींग्स फेरिंग्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। नोसोफेरिंग्स where nasal cavity opens into the pharynx, it is the upper portion of the pharynx. Oropharynx where buccal cavity opens in the pharynx, and laryngopharynx from where the larynx is connected, ठीक है। तो ये 3 पोर्शन pharynx के होते हैं। इसके बाद थर्ड पोर्शन जो है वह है ईसोफेगस। तो फिगर में हमने आपको दिखाया था, इट इज अप्रॉक्सीमेटली 30 सेंटीमीटर लॉन्ग, अप्रॉक्स 30 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। तो ईसोफेगस क्या होता है, 30 सेंटीमीटर लंबी नलिका होती है, विच कनेक्ट्स द फेरिंग विद द स्टमक, जो फेरिंग को स्टमक से जोड़ने का काम करता है। इसके बाद चलते हैं फोर्थ पार्ट जो है एलिमेंट्री कैनाल का, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। वह पार्ट आपका है स्टमक, ठीक है। स्टमक यानी इसको क्या कहा जाता है, आमाशय कहा जाता है, ठीक है। तो आमाशय इट इज जे शेप्ड स्ट्रक्चर। कैसा होता है, अंग्रेजी के जे शेप के जैसा होता है, जे शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। एंड मीजर्स अप्रॉक्सीमेटली 22 to 25
सेंटीमीटर लॉन्ग। लंबाई कितनी होती है? 22 से 25 सेंटीमीटर होती है। एंड अप्रॉक्स 7 to 8 सेंटीमीटर इन विड्थ। ठीक है, तो स्टमक की लंबाई कितनी होती है? 22 से 25 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितनी होती है? 7 से 8 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, स्टमक में 4 पार्ट होते हैं। कौन कौन से पार्ट होते हैं वो आप जान लीजिए। सबसे पहला जो पार्ट होता है स्टमक का, उसको कहा जाता है कार्डियक रीजन। कार्डियक रीजन पहला पार्ट होता है स्टमक का। सेकंड पार्ट होता है स्टमक का फंडस। ठीक है, थर्ड पार्ट स्टमक का जो होता है वह होता है आपका कार्पस और बॉडी। और फोर्थ पार्ट जो स्टमक का होता है वह कहलाता है पाइलोरिक रीजन। पाइलोरिक रीजन। ठीक है, तो ये 4 पार्ट स्टमक के होते हैं। अब ये चारों पार्ट कौन कौन से हैं चलिए देख लेते हैं। ठीक है, तो फिगर देख लेते हैं इसका। ठीक है, अंग्रेजी के जे शेप्ड होता है। ये जो रीजन आपको दिख रहा है, इस रीजन को कहा जाता है कार्डियक रीजन। कार्डियक रीजन यानी जहाँ पर ईसोफेगस जो होता है वो स्टमक से जुड़ा होता है, वह रीजन क्या कहलाता है? कार्डियक रीजन कहलाता है। इसके बाद ये रीजन जो आपको दिख रहा है, जो स्टमक का स्वेलन पार्ट होता है, उसको कहा जाता है फंडस। तो ये रीजन फंडस हो जाता है। बाकी ये रीजन क्या कहलाता है? कार्पस या स्टमक बॉडी कहलाता है। और ये रीजन जो होता है विच इज कनेक्टेड विद द स्मॉल इंटेस्टाइन, ये रीजन कहलाता है पाइलोरिक रीजन। ठीक है, तो ये 4 पार्ट स्टमक के होते हैं। अब अगर इंटरनल स्ट्रक्चर देखें स्टमक का, तो इंटरनली द लाइनिंग जो दीवार होती है स्टमक की, इट इज कवर्ड बाय ए म्यूकस मेम्ब्रेन। तो स्टमक की जो इंटरनल लाइनिंग होती है, उस इंटरनल लाइनिंग में क्या होता है कि गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं। दीज गैस्ट्रिक ग्लैंड्स सेक्रेट्स गैस्ट्रिक जूसेज, वो गैस्ट्रिक जूस सेक्रेट करती हैं। दैट गैस्ट्रिक जूस प्रोवाइड्स द एसिडिक मीडियम फॉर द डाइजेशन ऑफ फूड। इट कंटेन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड, या Cl कंटेन करता है गैस्ट्रिक जूस में। एंड द pH ऑफ गैस्ट्रिक जूस इज अप्रॉक्सीमेटली कितना होता है? 1 to 2 के बीच में होता है। ये आप लोग जानते रहे कि गैस्ट्रिक जूस का pH जो होता है, या स्टमक में जो pH होता है, वो 1 से 2 के बीच में होता है, यानी हाईली एसिडिक होता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो पार्ट है, वह नेक्स्ट पार्ट आपका होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत। इट मेजर्स अप्रॉक्स 6 to 7 मीटर लॉन्ग। कितनी होती है? 6 से लेकर के 7 मीटर लंबी होती है स्मॉल इंटेस्टाइन आपकी। एंड स्मॉल इंटेस्टाइन इज हाईली क्वाइल्ड। ये क्या होती है? कुंडलित होती है। एंड ए ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। द ल्यूमेन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इज वेरी नैरो एज कंपेयर टू द लार्ज इंटेस्टाइन। जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है उसकी अपेक्षा इसका जो ल्यूमेन होता है, यानी जो व्यास होता है, वो बहुत ही छोटा होता है, कम होता है। एंड बिकॉज ऑफ दैट
इट इज़ नोन एज स्मॉल इंटेस्टाइन। इसी कारण से इसको स्मॉल इंटेस्टाइन भी कहा जाता है। यानी स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों कहा जाता है? इसलिए क्योंकि इट हैव ए नैरो ल्यूमेन, इसके जो ल्यूमेन होता है बहुत ही छोटा होता है। ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। 3 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला पार्ट होता है डुओडिनम, ठीक है। दूसरा पार्ट जेजुनम एंड थर्ड पार्ट इलियम, ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स कौन कौन से हैं? डुओडिनम, जो हमने अभी फिगर में आपको दिखाया था, ये अंग्रेजी के सी के जैसा होता है, सी शेप्ड होता है, ठीक है। उसके बाद जेजुनम और इलियम, ठीक है। इफ वी सी द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, तो स्मॉल इंटेस्टाइन in the inner lining of the small intestine contains finger like structures, finger like projections. These are projections are known as villi. These projections also contains the brush like structures which are known as microvilli. तो villi and microvilli, these two increases the surface area of the intestine. तो दो, एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट होता है उसको कहा जाता है विलाई, और दूसरा जो होता है विलाई के ऊपर वो क्या कहलाता है? मैक्रोविलाई कहलाता है, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन में ये दोनों विलाई और माइक्रोविलाई क्या करते हैं? जैसे अगर हम देखें कि ये क्या है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है, तो इस तरीके से क्या होता है, ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स इसमें बने होते हैं, ठीक है। और इनके ऊपर भी क्या होता है, इस तरीके से ब्रश के जैसी संरचना बनी होती है। तो ये ब्रश के जैसी संरचना जो होती है उसी को क्या कहा जाता है आपको? ये कहा जाता है माइक्रोविलाई, ठीक है। और ये क्या कहा जाता है आपका? विलाई कहा जाता है, ठीक है। और ये क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन। तो दीज विलाई एंड माइक्रोविलाई इंक्रीजेस द सरफेस एरिया ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, which helps in the absorption of the food. Digestion of food takes place majorly in the duodenum and absorption of food takes place into jejunum and ileum, ठीक है। तो डाइजेशन कहाँ पर होता है? डुओडिनम में होता है, एब्जॉर्प्शन जेजुनम और इलियम में होता है। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में हो गया। इसके बाद फिर देखते हैं लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। तो लार्ज इंटेस्टाइन में अगला पोर्शन है लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन ये जो होता है अभी फिगर में हमने दिखाया था, फिर से हम आपको दिखा दे रहे हैं, ठीक है, कि जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है वो स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। ठीक है। तो ये लार्ज इंटेस्टाइन है, इसी में क्या होता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन उपस्थित होता है, ठीक है। फिगर ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। अब लार्ज इंटेस्टाइन क्यों कहा जाता है इसको, वो जान लीजिए। इसलिए कहा जाता है बिकॉज द ल्यूमेन ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन इज लार्ज एज कंपेयर टू द स्मॉल इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन मेजर्स अप्रॉक्स 1.5 मीटर। कितना होता है? 1.5 मीटर लंबा होता है, ठीक है। और इसमें
4 पार्ट होते हैं। कौन कौन से पार्ट होते हैं वो जान लीजिए। सबसे पहला पार्ट होता है जो लार्ज इंटेस्टाइन का होता है, वह पार्ट आपका होता है सीकम। कौन सा पार्ट होता है? सीकम। दूसरा पार्ट होता है असेंडिंग सेगमेंट। असेंडिंग सेगमेंट, ठीक है। तीसरा पार्ट लार्ज इंटेस्टाइन का होता है ट्रांसवर्स सेगमेंट। ट्रांसवर्स सेगमेंट। चौथा पार्ट होता है डिसेंडिंग सेगमेंट। डिसेंडिंग सेगमेंट, ठीक है। और उसके बाद आपका होता है रेक्टम और एनस, ठीक है। अब असेंडिंग सेगमेंट, ट्रांसवर्स सेगमेंट और डिसेंडिंग सेगमेंट ये क्या कहलाते हैं? कोलन कहलाते हैं, ठीक है। तो सीकम हो गया, कोलन हो गया, और उसके बाद ये जो पोर्शन आपको दिखता है, इसके अलावा हमने एक पार्ट और आपको बताया था, वो होता है रेक्टम, ठीक है। तो रेक्टम इज आल्सो ए पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। तो अब ये पार्ट कौन कौन से हैं वो देख लें। जहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन से जुड़ती है ये पोर्शन क्या कहलाता है? आपका सीकम कहलाता है, ठीक है। तो ये सीकम हो गया। इसके बाद यहाँ से भोजन ऊपर की तरफ जाता है, तो इसको कहते हैं एसेंडिंग सेगमेंट, ठीक है। अब ये देखिए ट्रांसवर्स है, तो ये सेगमेंट कहलाता है ट्रांसवर्स सेगमेंट, ठीक है। इसके बाद यहाँ से भोजन फिर नीचे की तरफ आता है, तो ये आपका कहलाता है डिसेंडिंग सेगमेंट। डिसेंडिंग सेगमेंट। और ये आपका क्या होता है? रेक्टम होता है, विच इज ए सैक लाइक स्ट्रक्चर इन विच अनडाइजेस्टेड फूड इज प्रेजेंट। और ये जो लोअर ओपनिंग होती है एलिमेंट्री कैनाल की, ये क्या होती है? आपकी एनस होती है, ठीक है। तो लार्ज इंटेस्टाइन हो गया। उसके बाद अगला हमने क्या बताया था? रेक्टम बताया था। तो रेक्टम जो होता है, इट इज ए सैक लाइक स्ट्रक्चर विच स्टोर्स द फूड, मेजर्स अप्रॉक्सीमेटली 15 सेंटीमीटर इन द लेंथ, ठीक है। तो अनडाइजेस्टेड फूड इज स्टोर्ड इन द रेक्टम. Rectum is connected with a opening known as anus. It measures approximately 4 सेंटीमीटर. एनस कितना होता है? लगभग 4 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब होती है, ठीक है. इट इज गार्डेड बाय 2 स्फिंक्टर्स. इसमें क्या होते हैं? 2 स्फिंक्टर होते हैं एनस में. पहला स्फिंक्टर जो होता है वो अपर होता है, ठीक है, अपर स्फिंक्टर, और दूसरा होता है लोअर स्फिंक्टर, ठीक है. तो दिस अपर स्फिंक्टर एंड लोअर स्फिंक्टर, these two helps in the evacuation of the undigested food. यानी जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसको बाहर निकालने में ये दोनों स्फिंक्टर क्या होते हैं? काम करते हैं. अपर स्फिंक्टर इज इनवॉल्वेंट्री, यानी जो अपर स्फिंक्टर होता है एनस का वह इनवॉल्वेंट्री होता है, वो हमारी इच्छा पर निर्भर नहीं करता. बट द लोअर स्फिंक्टर इज वॉल्वेंट्री एंड इट कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ बॉवल, ठीक है. तो इस तरीके से ये पूरा आपका डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, ठीक है. अब डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है. तब तक के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन ऑफ द अपकमिंग वीडियोज. थैंक यू वेरी मच.